प्यारे बच्चों, हम आपके भूगोल का तीसरा पाठ खनिज और शक्ति संसाधन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने खनिज के बारे में अध्ययन कर लिया है। ठीक है, खनिज क्या होता है, खनिज कितने प्रकार का होता है और खनिज कहाँ पाया जाता है, खनिज का क्या क्या उपयोग होता है और खनिज का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, शक्ति संसाधन। तो शक्ति संसाधन क्या होता है इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर का बटन दबाने से करती है। यानी सनी की माँ जो उसके दिन का शुरुआत है गीजर का बटन दबाती है वो पहले। ठीक है, गीजर पानी गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वह सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। ठीक है, इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पे नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है, शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो भी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। तो हमने यहाँ पे देखा सनी की माँ पहले गीजर का बटन दबाती है, तो जो गीजर है वो बिजली से चलता है और इस्त्री करती है, वो प्रेस करती है उसके कपड़ों पे, तो प्रेस भी बिजली से चलती है। इसके बाद ब्लेंडर में संतरे का जूस तैयार करती है, वो भी बिजली से चलता है। और उसके बाद सनी की माँ उसके लिए नाश्ता बनाती है। किस पे बनाती है? गैस स्टोव पे बनाती है। ठीक है, तो वो भी एक शक्ति का साधन है। ठीक है, और उसके बाद उसमें दिखाया गया है जो सनी है वो पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। तो जो पंखे वगैरह हैं, बिजलियां बल्ब वगैरह हैं, वो किससे जलते हैं? वो भी बिजली से ही चलते हैं। तो इन सब चीजों का उपयोग करते हुए सनी की माँ सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, मगर ये जीवन आरामदायक किस के द्वारा प्रतीत हो रहा है? विद्युत उपकरण जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये विद्युत उपकरणों में जो भी विद्युत उपकरण है वो किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं। तो विद्युत उपकरणों का अगर हम अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? विद्युत की मांग बढ़ेगी और उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। जितनी मांग लोग करेंगे अधिक से अधिक उपयोग करने से उतनी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। विज्ञान और तकनीकी से जो नए नए चीजें हमारे जीवन में आ रही हैं, उससे हमारा जो जीवन शैली है वो बहुत बदल चुकी है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि शक्ति संसाधन जो है इनके द्वारा हमारे जीवन शैली में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो जो शक्ति है यानी ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो शक्ति संसाधन है जिनके द्वारा हमारा किचन जो रसोई है वो भी इनके द्वारा चलता है, और इसके अलावा हमारे उद्योग हैं, कृषि है, परिवहन है, संचार है और प्रतिरक्षा के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऊर्जा संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। सब इन्हीं पे निर्भर है। हमारे उद्योग तभी चलेंगे जब इसमें किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा होगी। ठीक है, कृषि में भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, परिवहन में भी। जैसे हमारी गाड़ियां हैं तो गाड़ियों में किसकी आवश्यकता पड़ती है? गाड़ियां तभी चलेंगी जब उनमें पेट्रोल डीजल होगा। और संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा संसाधनों को हम विस्तृत रूप से यहाँ इसका अध्ययन करेंगे। तो 2 भागों में हम इसका क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। एक होते हैं परंपरागत स्रोत ऊर्जा के और दूसरे होते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं
उनको हम लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, यानी काफी प्राचीन काल से जिनका हम उपयोग कर रहे हैं उनको हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में शामिल करते हैं। तो हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में ईंधन और जीवाश्मी ईंधन दो मुख्य स्रोत इसमें आते हैं, ईंधन और जीवाश्मी ईंधन। ठीक है, तो ईंधन में इसका उपयोग हम क्या करते हैं, भोजन को पकाने में ऊष्मा प्राप्त करने के लिए ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। तो ग्रामीणों में सबसे 50% से भी अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, ईंधन से प्राप्त करते हैं, जो एक परंपरागत स्रोत है। ठीक है बच्चों, और यहाँ आपको वर्गीकरण दिखाया गया है, जैसे हमारा जो जीवाश्मी ईंधन है खनिज तेल। ठीक है, तो खनिज तेल की लाभ हानि और प्राकृतिक गैस जिसका उपयोग हम अपने गैस सिलेंडर में करते हैं, तो उसके क्या लाभ हैं और खनिज तेल की क्या लाभ हानि है। तो जो खनिज तेल है उसको आसानी से उसका परिवहन किया जा सकता है टैंकर के माध्यम से। इसकी हानि क्या है, तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है इसमें। और खनिज तेल का दूसरा लाभ है कि पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है, यानी जितने भी पेट्रो रसायन उद्योग हैं वो खनिज तेल के द्वारा ही चलते हैं। और हानि क्या है, निर्मुक्त प्रदूषक के कारण इससे अम्ल वर्षा होती है इसके कारण, और नए ईंधन का अन्वेषण इसमें आसान से नहीं किया जा सकता है। और प्राकृतिक गैस के लाभ देखो बच्चों, आसानी से परिवहनीय है ये, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाया जा सकता है पाइपलाइन के माध्यम से। और तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ होता है, जो हमारा तेल और जो कोयला हम प्रयोग में लाते हैं खनिज तेल, उससे ज्यादा स्वच्छ ईंधन है ये, और तेल से सस्ता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के रूप में हम ईंधन की लाभ हानि और कोयले की लाभ हानि का तुलना करेंगे। जो ईंधन है ये सुप्राप्य है, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी हानि है संग्रहण में अधिक समय का उपयोग होता है, और लाभ इसका है ईंधन का बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। जो हमारा ईंधन है लकड़ी जो है, और ये प्रदूषण फैलाने वाला होता है। इसकी हानि है हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, निर्वनीकरण करता है। तो जो ईंधन के रूप में हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं उससे धुआं निकलता है, प्रदूषण फैलता है, और हरित गृह प्रभाव मतलब हरित गैसों के प्रभाव से हमारे ऊष्मा में वृद्धि होती है, वायुमंडल में तापमान में वृद्धि होती है। और इसके कारण हम अगर हम ईंधन का प्रयोग करेंगे लकड़ी के रूप में, लकड़ी का प्रयोग करेंगे ईंधन के रूप में, तो ये इससे क्या होगा, हमारे वनों का विनाश होता है। अगर हम कोयले का उपयोग करेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के रूप में, तो कोयले का क्या लाभ है, विस्तृत रूप से उपलब्ध होता है ये कोयला प्रदूषण का। इसकी हानि क्या है, ये प्रदूषण का स्रोत है, कोयले से अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैलता है। और कोयले का लाभ है विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त होता है, और इसकी हानि यह है कि परिवहन के लिए ये भारी होता है, इसको बड़े बड़े ट्रकों में भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना पड़ता है, इसलिए परिवहन वह बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के रूप में जल विद्युत जो है उसके लाभ हानि देखते हैं हम। जल विद्युत में प्रदूषण मुक्त होता है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। स्थानीय समुदाय का विस्थापन करना पड़ता है। जल विद्युत यानी जब हमको बांध बनाने पड़ते हैं नदियों पे, उनके फिर उसके बाद वहां विद्युत का उत्पादन किया जाता है बांधों में, तो वहां पे हमें लोगों को पहले वहां विस्थापन करना पड़ता है, वहां से उस जगह को खाली करना पड़ता है, अन्य जगह पे उनको बसाना पड़ता है। जल विद्युत का अन्य लाभ है कि सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है। तो जहाँ पे जल विद्युत के लिए झील वगैरह बनी होती है, तो जल विद्युत से के बाद जो पानी बचता है उस पानी से सिंचाई के काम आता है, वहाँ मछली पालन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी हानि यह है, जल विद्युत के जो बड़े बड़े डैम होते हैं उनसे क्या हो जाता है, कई क्षेत्रों में पानी भर जाता है और बाढ़ भी आ जाती है। और इसका लाभ यह है कि ये सस्ता होता है, और जल विद्युत को स्थापित करने में ये खर्चीला होता है। तो हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पढ़ रहे थे, तो पौधों और जानवरों के जो अवशेष हैं लाखों वर्षों तक धरती के
अंदर दबे रहे थे और ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तन हो गए। जीवाश्मी ईंधन में हम देखेंगे कि जीवाश्मी ईंधन कैसे बने। तो जो पौधों और जानवरों के जो अवशेष थे वो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे और धरती के अंदर के जो ताप है और जो दाब है उसके प्रभाव से ये जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तन हो गए। तो जीवाश्मी ईंधन में मुख्य रूप से क्या क्या चीजें आती है बच्चों, देख लो। इसमें आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परंपरागत ऊर्जा के ये मुख्य स्रोत है। जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इनके जो खनिज भंडार हैं इन के क्या है वो सीमित है। जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये एक बार इनका निर्माण हो चुका है और दोबारा इनके निर्माण होने में लाखों वर्षों का समय लगेगा, इसलिए ये क्या है, सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वो इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। तो जो हमारे ये जीवाश्मी ईंधन है, मनुष्य इनका तीव्र गति से उपयोग कर रहा है और उतनी तीव्र गति से ये बन नहीं रहे हैं, इसलिए ये क्या होने वाले हैं, शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। तो आते हैं, पढ़ते हैं कोयला। तो कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? घरेलू ईंधन के रूप में, घर में जलाने के लिए, उद्योगों में लोहा इस्पात के रूप में, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, घरेलू ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है बच्चों। ये जो कोयला है जिसको हम पत्थर का कोयला भी कहते हैं, ये आम कोयले से अलग होता है, ये जीवाश्मी कोयला है। ठीक है, तो घरेलू ईंधन के रूप में घरों में भी इसको जला सकते हैं हम, और उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। वाष्प इंजन, भाप के इंजनों में और में विद्युत उत्पन्न करने में इनका उपयोग किया जाता है। तो कोयले से प्राप्त विद्युत को हम क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयले से जो हमें बिजली प्राप्त विद्युत बनती है उसको तापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वो क्या हुआ था? लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। तो विशाल फर्न के जो वृक्ष थे वो जब पृथ्वी की परतों के बीच दब गए तो इससे कोयले का निर्माण हुआ। कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप के रूप में भी जाना जाता है। तो विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो हैं रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। ये भारत के प्रमुख क्षेत्र हैं जहां कोयला पाया जाता है। और जो दूसरा जीवाश्मी ईंधन है बच्चों, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत भी है जो पेट्रोलियम। तो पेट्रोल जिससे हमारी कार चलती है और जो तेल आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। अब पेट्रोल जो हमारी जो कार जो होती है वो किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। और जब साइकिल की जो चेन होती है, साइकिल में जो तेल डाला जाता है वो कौन सा तेल होता है? वो पेट्रोल से ही बनता है। तो दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। तो ये पेट्रोलियम से ही क्या बनाया जाता है? पेट्रोल और अन्य प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ बनाए जाते हैं। ये सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। जो चट्टानें होती हैं और शैल होते हैं, विभिन्न शैल होते हैं, उनकी जो परत होती है उसके बीच में ये पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये समुद्र किनारे जो क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे इसका वेधन किया जाता है, वहां से इसको निकाला जाता है और इसके बाद इसको परिष्करणशाला में भेजा जाता है, यानी इसका परिष्करण किया जाता है, इसकी सफाई की जाती है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के परिक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद, पेट्रोलियम से अलग अलग उत्पाद बनते हैं, जैसे डीजल। ठीक है, जो इसका सबसे अशुद्ध रूप है बच्चों वो है डीजल। उसके बाद पेट्रोल बनता है, फिर मिट्टी का तेल बनाया जाता है, मोम है, जो प्लास्टिक है, स्नेहक तैयार किए जाते हैं। तो ये सब क्या है? पेट्रोल से ही बनाए पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, ये पेट्रोलियम से ही
बनाए जाते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होता रहता है, इसको हम अधिक स्वच्छ रूप हमारे सामने आता रहता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि दिखने में काला द्रव्य होता है, इसलिए पेट्रोलियम और इससे बने जो उत्पाद होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, काला सोना कहा जाता है। और ये बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है, इसलिए इसका नाम सोना पड़ा है, क्योंकि कई देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इन्हीं जो पेट्रोलियम पदार्थ वहां मिलते हैं उन पे ही चलती है। ठीक है, अगर हमको ये पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिलेंगे तो हमारी जो परिवहन है वो क्या हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक जो देश हैं जहां पेट्रोलियम पाया जाता है ये हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। ठीक है, अन्य मुख्य उत्पादक जो देश हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है, जहां पे पेट्रोलियम पाया जाता है। और भारत में जो इसके क्षेत्र हैं वो असम में डिगबोई है, मुंबई में बॉम्बे हाई है, और कृष्णा और गोदावरी नदियों के जो डेल्टा है वहां पे पेट्रोलियम निकाला जाता है, खनिज तेल निकाला जाता है। और हमारा अगला जीवाश्मी ईंधन है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक जो गैस है वो पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है, जहां पेट्रोलियम होते हैं वहीं प्राकृतिक गैस ही पाई जाती है, और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पे लाया जाता है। यानी जब वहां से तेल निकाला जाता है पेट्रोलियम निक्षेपों से, उनके भंडारों से, तब ये गैस वहां से बाहर निकाली जाती है। तो इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है, घर में किया जाता है, और वाणिज्यिक व्यापारिक रूप से भी ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक है। यानी जो देश है रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड, यहाँ प्राकृतिक गैस प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है, निकाली जाती है। भारत में जो स्थान है वो है जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है, और विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैसों के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। है ना, बहुत कम देश है जिनके पास प्राकृतिक गैस है। तो हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इनके समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जो हमारे जीवाश्मी ईंधन है, ये ईंधन इनका जो उपयोग किया जा रहा है बहुत तीव्र गति से इनका उपयोग किया जा रहा है, जिससे ये समाप्ति के कागार पे पहुंच गए हैं। साथ ही साथ जो हमारे जीवाश्मी ईंधन है ये हमारे वायुमंडल के लिए भी, हमारे पर्यावरण के लिए भी क्या है, प्रदूषक है। यानी इनसे बहुत सारा प्रदूषण फैलता है। इन ईंधनों के जलाने से हमारा वातावरण क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। तो इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ा, जो जीवाश्मी ईंधन के स्वच्छतर विकल्प हैं। तो जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग करने से क्या हुआ है, हमारी जो पर्यावरण है उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ठीक है, तो इसके विकल्प के रूप में हमने गैर परंपरागत जो स्रोत थे उनको ढूंढा है, जिससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, और साथ ही साथ जो हमारे जीवाश्मी ईंधन समाप्त होने वाले हैं उसका विकल्प के रूप में उनका उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है बच्चों।